नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग एक बार पुनः से विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम आप सभी लोगों का पुनः से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आप सभी के मध्य में हम लेकर के उपस्थित हुए हैं आज भारतीय काव्य शास्त्र के सेशन को। एक बार आप सभी लोग सत्र को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहेगा। और पूरे धैर्य के साथ में सत्र को वॉच करिएगा। तो चलिए हम सभी शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। भारतीय काव्यशास्त्र से अभिप्राय मूलतः संस्कृत काव्यशास्त्र से है। क्या मतलब है? यानी जिसे आप लोग भारतीय काव्यशास्त्र कहते हो विद्यार्थियों, उसका असली मतलब क्या है? संस्कृत काव्यशास्त्र से बात होती है। और संस्कृत में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग हुआ है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप सभी को जानना है। संस्कृत में साहित्य के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो काव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात है काव्य के भेद। एक तो इसमें है दृश्य काव्य। क्या है दृश्य काव्य? जैसे नाटक वगैरह क्या है, देखे भी जाते हैं। और दूसरा है फिर श्रव्य काव्य, यानी दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, ये काव्य के दो प्रमुख भेद हैं। फिर श्रव्य काव्य में क्या है? एक तो गद्य आता है, गद्य में आपकी कहानी, उपन्यास कुछ भी हो सकता है। और पद्य में आपका क्या आता है? तो पद्य में मुख्य रूप से आपकी कविता आती है। तो आपने क्या जाना अभी तक? यानी जो भारतीय काव्यशास्त्र है उसका असली मतलब संस्कृत काव्यशास्त्र है। और संस्कृत साहित्य में, यानी संस्कृत में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और काव्य मूलतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक है दृश्य काव्य, दूसरा श्रव्य काव्य है। और श्रव्य काव्य के भी दो भेद हैं, गद्य और पद्य। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर है काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्यशास्त्र कहते हैं। किसे कहते हैं? काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्यशास्त्र कहा जाता है। और इसमें काव्य के लक्षण आते हैं, हेतु आते हैं, काव्य का प्रयोजन आता है, गुण दोष इत्यादि का विवेचन इसमें किया जाता है। आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द प्रचलित हो गया। कौन सा शब्द आता है? साहित्य शब्द। ऐसे में जो है काव्यशास्त्र को साहित्य शास्त्र भी कहा जाने लगा था। उसके बाद में हम लोग अब देखते हैं संस्कृत के आचार्यों ने जो है एक समृद्ध परंपरा को खड़ा किया है। तो सबसे पहले नाम आता है भरत मुनि जी का। इनका समय है दूसरी शती ईस्वी पूर्व से दूसरी शती तक। और इनके महत्वपूर्ण जो ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र है। क्या नाम है? नाट्यशास्त्र है। दूसरे आचार्य हैं भामह जी। इनका समय जो है छठी शती का मध्यकाल माना गया है। और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? काव्यालंकार। बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फिर अगले आचार्य हैं दंडी जी। इनका समय है सातवीं शती का उत्तरार्ध। काव्यादर्श, भामह, विवरण इनके जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और फिर अगले आचार्य का नाम क्या है? वामन। इनका समय है 8वीं से 9वीं शती के बीच का माना जाता है। और काव्यालंकार सूत्र वृत्ति इनका जो है महत्वपूर्ण और प्रमुख ग्रंथ है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले आचार्य का नाम क्या है? वे हैं आपके आचार्य उद्भट जी। इनका समय क्या है? 9वीं शती का पूर्वार्ध माना गया है। और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? काव्यालंकार सार संग्रह। अगले आचार्य आपके हैं रुद्रट जी। इनका समय है 9वीं शती का आरंभ। और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? काव्यालंकार। अगले आचार्य हैं श्री शंकुक जी। इनका समय जो है 9वीं शती का प्रथम चरण माना गया है। भुवन अभ्युदय, नाट्यशास्त्र की टीका इनके ग्रंथ रहे हैं। और अगले आचार्य फिर है आनंदवर्धन जी। इनका समय 9वीं शती का मध्य भाग है। ध्वन्यालोक इनका प्रमुख ग्रंथ है। फिर आपके आचार्य हैं राजशेखर जी।
9वीं से 10वीं शती इनका समय है और काव्य मीमांसा इनका प्रमुख ग्रंथ है। फिर अगले आचार्य आपके हैं मुकुल भट्ट जी, इनका समय 9वीं से 10वीं शती है और इनके ग्रंथ का नाम क्या है, अभिधावृत्ति मातृका। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगले आचार्य आपके हैं भट्ट लोल्लट जी, इनका समय क्या है, 9वीं शती का आरंभ है और इन्होंने ग्रंथ लिखा है नाट्य शास्त्र की टीका। फिर आपके आचार्य हैं भट्ट नायक जी, इनका समय 9वीं शती का अंतिम और 10वीं शती का आरंभ माना जाता है। हृदय दर्पण इनका विशेष प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगले आचार्य भट्ट तौत जी हैं, इनका समय 10वीं शती है और काव्य कौतुक इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फिर उसके बाद में आचार्य धनंजय का नाम आता है, इनका समय 10वीं शती है और दसरूपक इनके ग्रंथ का नाम है। अगले आचार्य कुंतक जी हैं, इनका समय 10वीं से 11वीं शती माना गया है और वक्रोक्ति जीवितम इनका ग्रंथ है। फिर अगले आचार्य का नाम क्या है, अभिनव गुप्त जी हैं, इनका समय 10वीं से 11वीं शती है और तंत्रालोक इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये जो तमाम आचार्य आप सभी लोगों ने देखा और इनके जो ग्रंथों को देखा, आचार्यों के समय को आप सभी ने देखा, यहाँ से एक दो प्रश्न तो आपकी परीक्षा में बनते ही बनते हैं अनिवार्य रूप से, इसलिए आप सभी लोगों को ध्यान से इसको पढ़ना है। फिर आपके अगले आचार्य का नाम क्या है, भोजराज, इनका समय क्या है, 11वीं शती का उत्तरार्ध और सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अगले आचार्य हैं महिम भट्ट जी, इनका समय 11वीं शती का मध्यकाल माना गया है और व्यक्ति विवेक इनका ग्रंथ है। अगले आचार्य क्षेमेंद्र जी हैं, इनका समय 11वीं शती का उत्तरार्ध है और कवि कंठाभरण इनका ग्रंथ है। फिर अगले आचार्य मम्मट जी हैं, इनका भी समय 11वीं शती का उत्तरार्ध है और काव्य प्रकाश इनका सर्वप्रमुख ग्रंथ है। फिर आचार्य आपके वेद व्यास जी हैं, 12वीं शती के निकट इनका समय माना गया है और अग्निपुराण इनका ग्रंथ है। फिर आपके आचार्य हैं वाग्भट्ट प्रथम, इनका समय 12वीं शती का पूर्वार्ध है और वाग्भट्टा अलंकार इनका ग्रंथ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपके आचार्य का नाम क्या है, हेमेंद्र जी, और इनका समय 12वीं शती है और इनके ग्रंथ का नाम क्या है, काव्यानुशासन। अगले आचार्य हैं आपके रामचंद्र गुणचंद्र जी, इनका समय क्या है, 12वीं शती का पूर्वार्ध है और इनके ग्रंथ का नाम क्या है, नाट्य दर्पण। फिर आपके आचार्य रुयक जी हैं, इनका समय 12वीं शती का मध्यकाल है। अलंकार सर्वस्व और साहित्य मीमांसा इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अगले आचार्य अमरचंद्र जी हैं, इनका समय 12वीं शती का मध्यकाल है और काव्य कल्पलता इनका ग्रंथ है। फिर आपके आचार्य शोभाकार मित्र जी हैं, इनका समय 12वीं शती है और अलंकार रत्नाकर इनका ग्रंथ है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में अगले आचार्य का नाम क्या है, शारदा तनय, इनका समय क्या है, 13वीं शती और इनके ग्रंथ का नाम क्या है, भाव प्रकाशन। फिर अगले आचार्य जयदेव जी हैं, इनका समय 13वीं शती का मध्यकाल है, इनके ग्रंथ का नाम चंद्रालोक है। फिर आचार्य आपके विद्याधर जी हैं, 13वीं शती का अंत 14वीं शती का आरंभ इनका समय माना गया है और विद्याधर जी का एकावली ग्रंथ है। फिर अगले आचार्य हैं विद्यानाथ जी, 14वीं शती इनका समय है। प्रताप रुद्र और यशोभूषण विद्यानाथ के ग्रंथ हैं। फिर आपके आचार्य भानुदत्त मिश्र जी हैं, 13वीं 14वीं शती इनका समय है और रसमंजरी रस तरंगिणी ये भी भानु मिश्र जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले महत्वपूर्ण आचार्य हैं विश्वनाथ जी, इनका समय जो है 14वीं शती है और इनके ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। फिर आपके आचार्य हैं विश्वेश्वर कविचंद्र, इनका समय क्या है, 14वीं शती और इनके ग्रंथ का नाम क्या है, चमत्कार चंद्रिका। उसके बाद में अगले आचार्य रूप गोस्वामी जी हैं, इनका समय क्या है, 16वीं शती का उत्तरार्ध है और ग्रंथ है
उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं रूप गोस्वामी जी के। अगले आचार्य हैं शेखर केशव मिश्र, समय है 16वीं शती, ग्रंथ का नाम क्या है? अलंकार शेखर। फिर उसके बाद में आचार्य का नाम है कवि कर्णपुर। क्या नाम है? कवि कर्णपुर। समय क्या है? 16वीं से 17वीं शती, और ग्रंथ का नाम क्या है? अलंकार कौस्तुभ। फिर आचार्य अपय दीक्षित जी हैं, समय है 16वीं से 17वीं शती, और ग्रंथ का नाम क्या है? वृत्ति वार्तिक। अगले आचार्य हैं पंडित राज जगन्नाथ जी, 17वीं शती का मध्य भाग इनका समय है, और रस गंगाधर महत्वपूर्ण जगन्नाथ जी का ग्रंथ है। अगले आचार्य अकबर शाह हैं, इनका समय 17वीं शती है, और ग्रंथ का नाम है श्रृंगार मंजरी। अगला आचार्य है विश्वेश्वर पंडित, समय है 18वीं शती, और विश्वेश्वर पंडित जी के ग्रंथ का नाम क्या है? अलंकार कौस्तुभ। फिर उसके बाद सत्यदेव चौधरी ने उद्भट के पहले ही इनका स्थान माना है। बलदेव उपाध्याय, गणेश त्र्यंबक की भी मान्यता यही मानी गई है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं जो है अभिनव गुप्त जी ने 4 ग्रंथों की रचना की है। कितने ग्रंथों की रचना की है? 4 ग्रंथों की। इनमें से 3 टीका के रूप में रचित ग्रंथ हैं। कैसे? टीका के रूप में रचे गए हैं। मूल ग्रंथ और टीका हम लोग देखते हैं। जैसे नाट्य शास्त्र, ये भरत मुनि का ग्रंथ है, और टीका इसकी क्या है? अभिनव भारती टीका लिखी गई है। फिर ध्वन्यालोक ग्रंथ है आनंदवर्धन जी का, इस पर जो है ध्वन्यालोक लोचन टीका लिखी गई है। काव्य कौतुब ये जो है भट्टतौत जी का ग्रंथ है, और काव्य कौतुब विवरण ये टीका इस पर लिखी गई है। एक अन्य ग्रंथ रत्न एवं तंत्र शास्त्र का उत्कृष्ट दार्शनिक ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? तंत्रालोक। क्या नाम है? तंत्रालोक, जो कि तंत्र शास्त्र के ऊपर आधारित है। फिर उसके बाद में प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ एवं उनसे संबद्ध जानकारी को हम लोग प्राप्त करेंगे, और ये ऐसी जानकारी बड़े महत्वपूर्ण साबित होगी आपके लिए, जहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। तो सबसे पहले ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भरत मुनि ने स्वयं पंचम वेद कहा है नाट्यशास्त्र को। क्या कहा है? पंचम वेद। और इस नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं, और लगभग 5000 श्लोक इस ग्रंथ में है। काव्य का विवेचन वाचिक अभिनय के प्रसंग में किया है। किस प्रकार किया है? वाचिक अभिनय के प्रसंग में किया है। तो 2-4 बातें इसमें महत्वपूर्ण है। पंचम वेद कहा है नाट्यशास्त्र को, 36 अध्याय हैं, 5000 श्लोक हैं। उसके बाद में अगला ग्रंथ क्या है? काव्यालंकार। ये क्या है? 6 परिच्छेदों में विभक्त है, और इसके रचयिता कौन है? आचार्य भामह जी हैं, काव्य अलंकार ग्रंथ के रचयिता। फिर उसके बाद में है काव्यादर्श। काव्यादर्श में क्या है? 4 परिच्छेद हैं, और लगभग 650 श्लोक हैं इसमें। फिर काव्यालंकार सूत्र है, इसकी रचना जो है सूत्रों में की गई, ये महत्वपूर्ण बात है, और सूत्रों के ऊपर वृत्ति भी लिखी गई है। इसमें 5 परिच्छेद हैं, और 319 सूत्र हैं। बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। फिर अगला ग्रंथ है काव्यालंकार। इसमें जो है 16 अध्याय हैं काव्यालंकार में, 734 श्लोक हैं, और इसके रचयिता कौन है? रुद्रट जी। फिर अगला ग्रंथ है ध्वन्यालोक। इसमें 4 उद्योग हैं यानी अध्याय, और इसकी रचना कारिका में की गई है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर अगले ग्रंथ का नाम क्या है? वक्रोक्ति जीवितम। क्या नाम है? वक्रोक्ति जीवितम। इसमें जो है 4 उन्मेष यानी अध्याय हैं। कारिका और वृत्ति में ये ग्रंथ रचा गया है। अगले ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य प्रकाश। इसमें 10 उल्लास हैं यानी कि अध्यायों को उल्लास कहा गया है, और इसको ध्वनि विरोधी ग्रंथ माना जाता है। किसका है? मम्मट जी का है। फिर अगले ग्रंथ का नाम क्या है? चंद्रालोक। इसमें 10 मयूख हैं यानी अध्याय को मयूख कहा गया है, और
35 इसमें अनुष्टुप छंद के श्लोक हैं और चंद्रालोक ये किस प्रकार का ग्रंथ है, तो ये अलंकार ग्रंथ है। फिर साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी की रचना है, 10 परिच्छेद यानी अध्यायों में विभक्त की गई है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगले ग्रंथ का नाम क्या है, एकावली। एकावली ये काव्य प्रकाश की शैली पर रचा गया ग्रंथ है। अभिनव भारती, दश रूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन, ये चारों ग्रंथ क्या हैं, नाट्य शास्त्र से संबंधित हैं। कौन कौन से, अभिनव भारती, दश रूपक, नाट्य दर्पण और भाव प्रकाशन। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। उसके बाद काव्य के भेदों को हम लोग देखेंगे। तो काव्य के भेद कैसे हैं, सबसे पहले तो काव्य को जो है 2 भागों में बांटा गया है। कितने, 2 भागों में। कौन कौन से, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के 2 भेद हैं, एक है दश रूपक, दूसरा है उपरूपक। फिर जो है श्रव्य काव्य के 3 भेद हैं, एक है गद्य, दूसरा है पद्य और तीसरा है चंपू काव्य। ये बात महत्वपूर्ण है। श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं, तो ये आपके 3 भेद किए गए हैं, गद्य, पद्य और चंपू। फिर उसके बाद में पद्य के 2 भेद हैं, एक है प्रबंध और दूसरा है मुक्तक। यानी जो है पद्य के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, प्रबंध और मुक्तक। फिर प्रबंध के 3 भेद किए गए हैं। कितने, प्रबंध काव्य के 3 भेद किए गए हैं। आपको ध्यान में रखना है, प्रबंध के कितने भेद हैं, 3 भेद। एक है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य, तीसरा है चरित काव्य। अब हम सभी लोग आगे के क्रम में एक एक करके इनके विश्लेषण को समझेंगे, जानेंगे। किसे कहते हैं, दृश्य काव्य। ऐसा काव्य जिसकी अनुभूति रसानुभूति अभिनय को देखकर की जाए। यानी ऐसा काव्य जिसकी रसानुभूति कैसे की जाए, अभिनय को देखकर की जाए, उसे दृश्य काव्य कहते हैं। दृश्य काव्य में देखना ही बड़ी महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों। ऐसा काव्य जिसकी रसानुभूत अभिनय को देखकर की जाए उसे दृश्य काव्य कहते हैं। दृश्य में रूप का आरोप होने के कारण इसको रूपक भी कहा जाता है। दृश्य में क्या है, रूप का आरोप होने के कारण इसको रूपक भी कहते हैं। संस्कृत साहित्य में इसे रूपक, रूप, अभिनय और नाटक इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं श्रव्य काव्य किसे कहते हैं। जिस काव्य का रसास्वादन हम लोग जो है कैसे करते हैं, सुनकर करते हैं, उसे श्रव्य काव्य कहा जाता है। या यूँ कहें कि जिन रचनाओं को पढ़कर या सुनकर सहृदय आनंद प्राप्त करता है उसे ही श्रव्य काव्य कहते हैं। जैसे रामचरितमानस सुनते हैं, हमें आनंद की अनुभूति होती है। गोदान उपन्यास पढ़ोगे, आपको आनंद की अनुभूति होगी। और कामायनी उपन्यास आप पढ़ोगे सुनकर, जो आपकी अनुभूति होगी उसे श्रव्य काव्य कहा जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं गद्य किसे कहते हैं। तो छंदहीन रचना को गद्य कहा जाता है। कैसी, छंदहीन रचना को गद्य कहा जाता है, अर्थात जो गाया ना जा सके वो गद्य है। गद्य के लिए ना तो किसी प्रकार के छंद का बंधन होता है और ना उसमें लय होती है, ना गेयता आदि का कोई भी रूल यानी नियम नहीं होता है। जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध इत्यादि, इसमें गाने बजाने का कोई भी नियम नहीं है। फिर उसके बाद में है पद्य। पद्य किसे कहते हैं, छंदबद्ध रचना जो होती है वो पद्य कहलाती है। अर्थात वो साहित्यिक कृति जो रस, छंद, अलंकार के अलावा यति, गति, लय आदि से युक्त हो, जिसमें अलौकिक आनंद प्राप्त करने की शक्ति निहित हो, उसे पद्य कहते हैं। जैसे सूरसागर, कामायनी इत्यादि। इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको लय भी देखने को मिलेगी, यति भी होगी, गति भी होगी इसमें, और रस, छंद, अलंकार ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। वो रचना आपको पद्य कहलाएगी। फिर क्या है, चंपू काव्य किसे कहते हैं। ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों का समावेश किया जाता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। इसे मिश्र या मिश्रित काव्य भी कहा जाता है। जैसे कि देशराज चरित, उर्वशी जयशंकर प्रसाद की रचना है साहित्य देवता, ये सभी ग्रंथ कैसे हैं,
चंपू काव्य के अंतर्गत आते हैं, यानी गद्य और पद्य दोनों शैलियों में रचे गए हैं। फिर हम लोग देखते हैं प्रबंध काव्य किसे कहते हैं। वह पद्य रचना जिसके छंद कथा सूत्र की व्यवस्था में पिरोए रहते हैं। वो पद्य रचना जिसके छंद कथा सूत्र की व्यवस्था में पिरोए रहते हैं, उसके छंदों के क्रम को बदला नहीं जा सकता है। इसमें कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि के अंत तक क्रमबद्ध रूप से चलती रहती है। अर्थात काव्य में प्रसंग का पूर्वापर संबंध भी होता है। जैसे तुलसीदास का रामचरितमानस महाकाव्य है, हरिओद का प्रियप्रवास महाकाव्य, ये सब क्या है, प्रबंध काव्य के अंतर्गत आने वाली रचनाएं हैं। फिर उसके बाद में हम लोग जानते हैं विद्यार्थियों, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। मुक्तक शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र। क्या होता है इसका अर्थ? स्वतंत्र, यानी पूरी तरीके से मुक्त। वो पद्य रचना जिसके छंद स्वतः पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं और किसी भी क्रम से संचालित किए जा सकते हैं, वे क्रम के किसी आंतरिक नियम से बंधे नहीं होते हैं। अर्थात एक पद्य का अर्थ जानने के लिए दूसरे पद्य की उसमें आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कबीर के पद, मीरा के पद, रहीम के दोहे, बिहारी के दोहे, ये सब कैसे हैं, मुक्तक काव्य के अंतर्गत आने वाले ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं, पद हैं। फिर हम लोग आप जानते हैं महाकाव्य किसे कहते हैं। महाकाव्य यानी महत और काव्य दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, महान काव्य। अग्नि पुराण में कहा गया है सर्गबंधो महाकाव्यम। क्या कहा गया अग्नि पुराण में? सर्गबंधो महाकाव्यम कहकर इसकी परिभाषा देने का प्रयास किया गया है। यानी जो सर्गबंध है वो महाकाव्य होगा। महाकाव्य में किसी ऐतिहासिक या पौराणिक नायक ही संपूर्ण जीवन कथा का आद्योपांत वर्णन होता है। महाकाव्य का आकार बड़ा होने के कारण उसमें विस्तार हेतु अधिक अवकाश रहता है। और आचार्य दंडी जी क्या बताते हैं महाकाव्य के बारे में? लिखते हैं, महाकाव्य वो है जिसका कथानक इतिहास सम्मत अथवा प्रसिद्ध कथानक हो, जिसका नायक चतुर उदात्त हो, विविध अलंकारों तथा रसों से पूर्ण हो, बृहद एवं पंच संधियों से युक्त हो, तभी महाकाव्य कहा जाएगा। फिर डॉक्टर भगीरथ मिश्र क्या कहते हैं? महान कथानक, महान चरित, महान संदेश और महान शैली, इन सभी महत तत्वों से संगठित होने पर कोई भी काव्य महाकाव्य की संज्ञा प्राप्त करता है। फिर उसके बाद में प्रमुख महाकाव्यों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी आदि, ये सब क्या हैं, प्रमुख महाकाव्यों में गिने जाते हैं। फिर जो है अब अगले क्रम में हम लोग देखते हैं खंड काव्य किसे कहते हैं। तो खंड काव्य में नायक के खंड जीवन या उसके जीवन के किसी विशेष अवसर का क्रमबद्ध रूप से वर्णन होता है। इसमें कथा का तारतम्य महाकाव्य जैसा होता है, लेकिन इसकी कथा में वो विशालता और संपूर्णता नहीं होती है जो महाकाव्य में पाई जाती है। खंड काव्य का मतलब ये है जीवन के किसी एक खंड का चित्रण जहाँ पर किया जाए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जो है खंड काव्य की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, तत्व घटना प्रधान्यात खंड काव्य मित स्मृतम। क्या लिखा है? तत्व घटना प्रधान्यात खंड काव्य मित स्मृतम। अर्थात किसी एक घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। प्रमुख खंड काव्य कौन कौन से हैं? जैसे मेघदूत, ऋतुसंहार, जयद्रथ वध इत्यादि। उसके बाद हम लोग जानते हैं जो है चरित्र काव्य को किसे कहते हैं? चरित्र काव्य। यह भी एक प्रकार का क्या है? वर्णनात्मक प्रबंध है। कैसा? वर्णनात्मक प्रबंध माना जाता है। इसमें रोचक काव्यमय शैली में किसी व्यक्ति का, विशेष रूप से वीर महापुरुष का घटनाक्रम के अनुसार जीवन चरित्र लिखा जाता है। चरित्र काव्य का मतलब है किसी विशेष रूप से वीर पुरुष, महान पुरुष के जीवन चरित्र को लिखा जाता है। जैसे वीर सिंह देव चरित, सुजान चरित, छत्र प्रकाश इत्यादि, ये ऐसे ही ग्रंथ हैं और भी बहुत सारे
महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे हिंदी जगत में लिखे गए हैं जो चरित्र काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग जो है आज इस सेशन को यहीं पर विराम देंगे, जिसमें आप सभी लोगों ने भारतीय काव्य शास्त्र के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रकरण को देखा जाना समझा, जिसमें आप लोगों ने काव्य के भेद, दृश्य के भेद, श्रव्य के भेद, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, चरित्र काव्य, गद्य, पद्य, मुक्तक इत्यादि विभिन्न प्रसंगों को भली भांति जाना समझा। हम ऐसी आशा करते हैं कि ये सेशन आप सभी लोगों को अवश्य पसंद आएगा, आपके लिए लाभदायक साबित होगा, आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कक्षा को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों दोस्तों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी लोगों का हमें भरपूर प्यार मिलता रहेगा और हमारा आत्मबल बढ़ता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी। हम आप सभी लोगों को अनावरत रूप से समय निकाल कर कक्षाएं आप तक पहुंचा पाएंगे और उन सभी साथियों का, विद्यार्थियों का भी तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच करते हैं। आप सभी लोग अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, आपको किस प्रकार की कक्षाएं चाहिए, किन विषयों के ऊपर चाहिए, ताकि हम अपने प्रयास के द्वारा आपकी मांग के अनुसार आप तक कक्षाएं पहुंचा सकें। और हम आप सभी लोगों को मिलेंगे पुनः से अगली कक्षा में नई ऊर्जा के साथ, नए सेशन में, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।